अब यहाँ पर आ गई युद्ध की घड़ी। वह घड़ी अब आई है जिस घड़ी की हमें इंतजार थी, नहीं, अंतिम घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, वही बात था अब यहाँ पर। ठीक है, या तो लो तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सेनपुरा स्टडी में। और आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज के क्लास में हम लोग का हिस्ट्री का क्लास है और आज के क्लास में हम लोग इटली के एकीकरण के चरण पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं मेजनी, काउंट काबूल और गैरीबाल्डी, ये तीनों का जीवनी, तीनों का इतिहास क्या है, एक एक पार्ट करके मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप मेरे चैनल से रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो आपको मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि आप प्रत्येक वीडियो को देखिए, क्योंकि हिस्ट्री का देखिए, मेरे चैनल पर हिस्ट्री, मैथ सभी प्रकार के वीडियो आते हैं ना, तो आप प्रत्येक वीडियो को देखा कीजिए। ठीक है, जैसे हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री का अभी हमें 5 या 10 दिन पहले अपलोड किया था। ठीक है, इसके बाद हमारा लाइव क्लास चल रहा था। तो आप लोग प्ले लिस्ट का उपयोग कीजिए, प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देखिएगा, वहाँ पर हिस्ट्री 10th ऐसा कोई प्ले लिस्ट हम बनाए हैं, वहाँ पर आपको सारे वीडियो लाइन वाइज टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, उस पर मैं थंबनेल 1 2 3 करके इस तरह लगा दूंगा ताकि आप लोग को खोजने में कोई परेशानी ना हो। चलिए आते हैं हम लोग मुख्य टॉपिक पर। गैरीबाल्डी का जीवनी और गैरीबाल्डी का इतिहास हम लोग पढ़ चुके हैं, मेजनी का इतिहास पढ़ चुके हैं, काउंट काबूल का इतिहास पढ़ चुके हैं। अब हम लोग समझते हैं कि इटली के एकीकरण के चरण क्या थे। इटली के एकीकरण के चरण, इटली के ध्यान दीजिएगा, एकीकरण के चरण की बात करें तो प्रमुख चरण, इटली को एकीकरण में जो भूमिका हुआ, जो इटली के एकीकरण में जो भूमिका निभाया गया, उसे 3 चरण में बांट दिया गया। ठीक है, प्रत्येक चरण में कुछ ना कुछ चीज आजाद हुआ, इटली के हक में आया। ठीक है ना, तो पहले इटली के चरण को समझ लेते हैं। जैसे कि 1830 से 1848 के मध्य इटली के विभिन्न भाग, ध्यान दीजिएगा, 1830 से 1848 के मध्य इटली के विभिन्न भागों में राष्ट्रवादियों का जो राष्ट्रवादी थे, प्रतिक्रियावादी थे, उनका जो मतलब सिस्टम था, उनके विरुद्ध वह काम करने लगा या संघर्ष करने लगे। ठीक है, संघर्ष किया 1830 से 1848 में। ठीक है, और सिसिली, टस्कनी और संवेदिक, इन सब में भी सुधार लाया गया। ठीक है, इन सब में क्या किया गया, सुधार लाया गया। सार्डिनिया जो था वो लोमांडी, वेनेसिया में विरोध किया, जो सार्डिनिया था वो लोमांडी और वेनेसिया में विद्रोह किया और ऑस्ट्रिया के मुक्त के लिए वह संघर्ष को तेज कर दिया। ठीक है, अभी हम यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा करके समझा रहे हैं, समझिएगा, जब इधर आएंगे ना तो और इसे तोड़ कर बिल्कुल समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर हुआ क्या कि राष्ट्रवादी भावनाओं का विरोध होने लगा, प्रतिक्रियावादी भावनाओं का विरोध होने लगा। तो सिसिली और टस्कनी ये सर्वाधिक सुधार किए गए। सार्डिनिया जो था लोम्बार्डी और वेनेसिया में विद्रोह कर दिया। सार्डिनिया जो था वो लोम्बार्डी और वेनेसिया में क्या किया, विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह के बाद ऑस्ट्रिया से वो मुक्त होकर संघर्ष तेज कर दिया। ध्यान दिए, अब इसके बाद विद्रोह हुआ कौन, सिसिली और टस्कनी में, जब विद्रोह लोमांडी में विद्रोह किया गया, वेनेसिया में, तो ये क्या हुआ ना, विद्रोह के बाद ये स्वतंत्र हो गया और स्वतंत्र होकर ये ऑस्ट्रिया से अलग हो गया। ठीक है, ऑस्ट्रिया क्या था, इटली के एकीकरण के सबसे मेन दिक्कत कौन सा, ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया ही इटली का एकीकरण नहीं होने दिया, ऑस्ट्रिया इटली के ऊपर में कब्जा करके बैठा था। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रिया से जब अलग हुआ तो यह विद्रोह मतलब क्या, ऑस्ट्रिया से मुक्त होने के बाद अपने संघर्ष को तेज कर दिया। मतलब इटली को एकीकरण करने के लिए ये अपने संघर्ष को क्या किया, तेज कर दिया, संघर्ष को और ज्यादा तेज कर दिया और ज्यादा परिश्रम करने लगे। उसी बीच में सार्डिनिया फिनलैंड के राजा जो थे चार्ल्स एल्बर्ट, ध्यान दिया, सार्डिनिया फिनलैंड के राजा कौन थे, चार्ल्स एल्बर्ट राजा थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रिया से प्रभुत्व के विरोध युद्ध आरंभ कर दिया। ध्यान दीजिएगा, जो चार्ल्स एल्बर्ट है ना, वो ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व के विरोध युद्ध का आरंभ कर दिया। और अंततः क्या हुआ कि इन्हें भागना पड़ा, इन्हें छोड़कर जाना पड़ा और वहाँ नए राजा कौन से बने, एमेनुअल राजा, एमेनुअल। ठीक है, यानी कि जब वहाँ से अलग हुआ, लोम्बार्डी और वेनेसिया में विद्रोह के बाद जब अलग हुआ तो अपने संघर्ष को तेज कर दिया। तो उसी बीच वहाँ का राजा, फिनलैंड का राजा कौन बने थे, तो फिनलैंड के राजा थे चार्ल्स एल्बर्ट। फिनलैंड के राजा कौन थे बाबू, चार्ल्स एल्बर्ट राजा थे। और ये क्या किए कि ऑस्ट्रेलिया के प्रभुत्व में विरोध आरंभ कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रभुत्व बिना कोई सोचे समझे विद्रोह कर दिया बिल्कुल। ठीक है, और विद्रोह करने के कारण इन्हें हटना पड़ा, इन्हें अपने गद्दी का त्याग करना पड़ा और अंततः नए राजा वहाँ के बने एमेनुअल राजा।
ध्यान दीजिए। अब इनकी एंट्री होती है यहाँ से इमैनुअल राजा की, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक? सीधे सीधे से बात है कि 1848 से 1836 में राष्ट्रवादी आए, प्रतिक्रियावादी आए और इनके जो भावनाओं का विरोध मतलब संघर्ष किया गया, ठीक है, इनका संघर्ष विरोध संघर्ष किया गया। और इसी बीच में जो सार्डिनिया थे, लोमांडी, वेनेसिया, इन सब में विद्रोह हुआ। ये क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया से मुक्त हो गया, ऑस्ट्रेलिया से अलग हो गए, ठीक है। और सार्डिनिया के जो राजा थे चार्ल्स एल्बर्ट, अब ये क्या किए कि अपने ही बल पर सोचे कि अरे चलो क्या किया जाए भाई, जल्दी से हम ही विद्रोह मार देते हैं, इधर से देखा जाए जैसे कि हम इन तीनों का विद्रोह करके आज़ाद कर लिए, इन तीनों को हम एक कर लिए, कौन से सांडिया, लोबांडी और वेनेसिया को हम एक कर लिए तीनों को, उसी तरह फिर से मारा जाए विद्रोह, इसमें से कुछ और निकाला जाए, कुछ और। इसलिए का मतलब इटली का बहुत छोटे छोटे खंड कर दिया गया था ना, उसका अलग अलग एक एक मालिक बना दिया गया था, ठीक है, स्वामी बना दिया गया था। फिर सोचे कि चलो एक बार और मारा जाए और कुछ और इटली का जो है अपने वाले में पिंडमेंट में मिला लिया जाए। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया, इनकी जो ये ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व के विरुद्ध जो युद्ध आरंभ किए, इन पर ही महंगा पड़ गया और चार्ल्स एल्बर्ट को राज्य गद्दी त्यागनी पड़ी, हटना पड़ा, ठीक है। और अंततः यहाँ जो नए राजा थे वह एमेनुअल बने, एमेनुअल। थोड़ा सा ध्यान देकर समझिएगा, बिल्कुल कहानी की तरह, स्टोरी की तरह बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यही तो है इटली के एकीकरण से आप क्या समझते हैं, मारेंगे यही सब लिख देंगे, हो जाएगा काम हमारा, ठीक है। तो वहाँ नए राजा कौन से बने? एमेनुअल राजा वहाँ का नए राजा बने, ठीक है। और इसी बीच क्या हुआ कि 1848 में पोप के राज्य में क्रांति हुई। इसी बीच 1848 में पोप के राज्य में क्रांति शुरू हो गई और पोप पियूस 9, ध्यान दीजिएगा, पियूस 9 को पोप छोड़कर भागना पड़ा। पोप में जब क्रांति आरंभ हुई तो जो पियूस नौवा थे, पियूस नौवा वहाँ के राजा थे, ठीक है, उस राजा को पोप छोड़कर यहाँ से पलायन करना पड़ा, भागना पड़ा था, ठीक है। क्रांति के बाद में रोम में रोमन गणतंत्रवादी की स्थापना हो गई इसी बीच में, जो अस्थायी नहीं थी। देखिए कि रोम क्या किया कि रोमन गणतंत्र की स्थापना किया, लेकिन ये भी अस्थायी नहीं रहा, कुछ समय तक लिए रहा, ठीक है। वहाँ पर लुई नेपोलियन ने गणतंत्र को समाप्त कर पोप को पुनः स्थापित किया। लुई नेपोलियन, ध्यान दीजिएगा, फ्रांस में, ये फ्रांस का मतलब राजा बनेगा और ये आगे चलकर हमारे लिए मतलब ये इटली के लिए यह मुश्किलें पैदा करेगा, ठीक है। कौन? लुई नेपोलियन, नाम याद रखिएगा, लुई नेपोलियन। गणतंत्र को समाप्त कर दिया और पोप को पुनः स्थापित किया और सुरक्षा के लिए एक सेना की टुकड़ी को भेज दिया। 1870 में रोम में भेज दिया, वहाँ रोम वो भेजा नहीं, वहाँ पर बनी रही। 1870 में रोम में वह सेना बनी रही, कब तक? जब तक कि यहाँ पर ये स्थापित किया गया था सुरक्षा के लिए, ठीक है। अब हमारा शुरू होता है इटली के एकीकरण। भाई इटली के एकीकरण 3 चरण में हुआ, ठीक है, मतलब 3 चरण इतिहासकारों ने बना दिया, वो तो एक ही चरण में हुआ था ना, तो उसी को 3 भाग में अध्ययन के अनुसार 3 खंड कर दिया गया, ठीक है। तो पहले चरण की हम लोग बात करते हैं, इटली के एकीकरण के पहले चरण की, ठीक है। तो पहले चरण में क्या हुआ कि 1848 तक एकीकरण के जितने भी प्रयास किए गए थे, 1848 तक जितने भी प्रयास किए गए थे इटली के एकीकरण, सब विफल रहा। सारा प्रयास क्या हुआ? खत्म हो गया, कोई भी मतलब उससे लाभ नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन एक चीज जो थी वह रह गई। इन जितने भी प्रयास किए गए थे उसका कोई लाभ नहीं हुआ, सारा विफल चला गया, सारा बेकार हो गया। लेकिन एक चीज रह गई, क्या? जिसकी नींव डल चुकी थी बहुत पहले ही, चैप्टर के शुरुआत में मैं आपको पढ़ा चुका था। किसकी? राष्ट्रवाद की। राष्ट्रवाद की नींव डल चुकी थी और राष्ट्रवाद ही बच गया था। कहाँ पर? वहाँ पर, ठीक है। बाकी चीज का कोई मतलब नहीं, वह जैसे कि कोई प्रयास ही नहीं किया गया, ऐसा हो गया, ठीक है। बच गया था, राष्ट्रवाद बच गया था, वहाँ पर राष्ट्रवाद जो था वह बच गया था। यही सबसे अच्छा काम हुआ कि राष्ट्रवाद है, ठीक है। 1848 में पुनः इस दिशा में प्रयास को आरंभ किया गया, जब राजा इमैनुअल आए और उनके प्रधानमंत्री काउंट काबूर बने, ठीक है। तो उस समय इसका आरंभ किया गया, इस दिशा में प्रयास को आरंभ कर दिया गया, इस दिशा में प्रयास को आरंभ कर दिया गया। किस दिशा में? तो भाई इटली का एकीकरण किया जाए फिर से, ठीक है। अब जो सार्डिनिया था, सार्डिनिया के नेतृत्व में इटली का एकीकरण पुनः एक बार आरंभ किया जा गया, ठीक है। सार्डिनिया के आपको पीछे भी पहले भी पढ़ा चुके हैं, सार्डिनिया जो चाहता था कि हम इटली पर हम राजा बने, इसलिए सार्डिनिया को शामिल नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब करना पड़ा क्योंकि सारे जो हथियार थे ना, सारे सिस्टम से थे, कैसे किया जाए, क्या किया जाए, सब कुछ ठॉप हो गया, सब कुछ फ्लॉप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर यह दिमाग लगाया कि क्या किया जाए, तो सार्डिनिया की सहायता लिया जाए, सार्डिनिया के नेतृत्व में एक बार फिर से इटली के एकीकरण आरंभ कर दिया जाए, ठीक है। तो 1848 में पुनः एक बार इटली के एकीकरण आरंभ किया गया, ठीक है।
प्रयास कौन किए थे भाई, कौन शुरुआत किया था इटली के एकीकरण का, तो राजा विक्टर एमेनुअल, याद रखिएगा पूरा नाम है इसका राजा विक्टर एमेनुअल। यह पहला, यह नींव डाले किसकी, नींव मतलब शुरुआत किए पुनः एक बार फिर से इटली की एकीकरण की। और उनके प्रधानमंत्री काउंट कापूर, ये नाम के कापूर है, बहुत खतरनाक था कापूर, ठीक है, राजनीतिज्ञ था बिल्कुल, ठीक है, पीछे पढ़ा चुके आपको इसका इतिहास, ठीक है। और इसी बीच में अब यहाँ पर इटली के एकीकरण का जो इतिहास है थोड़ा सा रोकते हैं और चलते हैं क्रीमिया के युद्ध की तरफ, ठीक है। इसी बीच में क्रीमिया का युद्ध रूस और फ्रांस के बीच में, रूस और फ्रांस के बीच में आरंभ हो गया क्रीमिया का युद्ध, ठीक है। इसी बीच में क्रीमिया का युद्ध आरंभ हो गया 1854 में। तो क्वेश्चन यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव उठा सकता है आप लोगों के लिए कि क्रीमिया का युद्ध कब आरंभ हुआ था, 1854 में। क्रीमिया का युद्ध कब आरंभ हुआ था, 1854 में, बिल्कुल समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसी बीच क्रीमिया के युद्ध आरंभ होता है 1854 में, और जिसके विरुद्ध में ध्यान दीजिएगा, क्रीमिया के युद्ध के विरुद्ध में एक तरफ से रूस एक तरफ से क्या था, रूस, क्रीमिया के युद्ध में एक तरफ से रूस और दूसरी तरफ से फ्रांस, तुर्की और इंग्लैंड, तीनों संयुक्त बन के लड़ रहे थे, ठीक है। ये तो तुर्की और इंग्लैंड की बात किया जाए ना, फ्रांस मुख्य रूप से, तुर्की और इंग्लैंड, ये एक बार रूस ने इनको निकाल दिया था कि आपको इधर कोई काम नहीं, अब जाइए ऐसे, तो इसलिए ये आपस में मतलब मिलकर संयुक्त रूप से लड़ रहे थे, ठीक है। तो ये संयुक्त रूप से लड़ रहे थे। अब देखिए यहाँ पर अब काबूर जो है ना अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा इसी बीच में, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, कि अभी तक क्रीमिया के युद्ध 1854 में हुआ, 1854 में खत्म युद्ध शुरू हुआ था। अब ध्यान दीजिएगा, अब काबूर को क्या करना था कि इटली के एकीकरण करना था। वो सोच रहा था कैसे इटली के एकीकरण किया जाए, क्या किया जाए कि इटली के एकीकरण में सहायता मिले। उसका दिमाग में एक ही बात चल रही थी, क्या विदेशियों की सहायता, विदेशी सैनिकों की सहायता लिया जाए। विदेशी सैनिक यदि आ जाएंगे यहाँ पर तो हमारे जो युद्ध का सपना है, इटली के एकीकरण का सपना, वो पूरा हो सकता है। इसका विश्वास था कि विदेशी सैनिक यदि मिलकर लड़ेंगे हमारे ओर से तो हम जीत जाएंगे, ऑस्ट्रिया को हरा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दिमाग लगाता है कौन, काबूर, बिल्कुल ध्यान से समझ में आएगा। काबूर दिमाग क्या लगाता है, सोचता है कि भाई फायदा उठाता है कौन सा, क्रीमिया का युद्ध का। सोचता है कि अरे क्रीमिया में तो युद्ध हुआ है 1854 में, इसमें एक तरफ से रूस है और दूसरी तरफ से कौन कौन है, फ्रांस है, तुर्की है, इंग्लैंड है। हाँ, अब क्या कहे, इसको दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया, सोचा कि हम क्या करते हैं, थोड़ी सी सहायता किया जाए, किसके, जो जबरदस्त पार्टी दिखाई दे रही है उसकी थोड़ी सी सहायता कर दिया जाए। किसकी सहायता किया जाए, अबे बकलोल था हम क्या करें भाई, लेकिन दिमाग बहुत लगाया था, ठीक है। जैसा मतलब सोचा था वैसा हो जाता ना, पक्का है कि इटली प्रथम चरण में ही इटली का एकीकरण हो जाता, ऑस्ट्रिया को हरा दिया जाता, ठीक है। लेकिन अब नहीं हुआ भाई, देखा आगे समझते हैं क्या किया ये ना, कि जो दो पार्टी थी, एक रूस और एक तरफ से तुर्की, इंग्लैंड और फ्रांस, दोनों लड़ रहे थे आपस में। इसी बीच क्या किया कि काबूर ने अपनी कुछ सैनिक को अपने सैन्य शक्ति को संयुक्त की ओर भेज दिया कि चाहिए आप उधर से लड़िए, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम लोग लड़ रहे हैं कहीं पर, हमारे साथ झगड़ा हुआ है, ठीक है, किसी के साथ में, और कोई व्यक्ति आकर मेरे पक्ष से लड़ेगा तो मैं क्या कहूँगा कि भाई नहीं आप जाओ, मत लड़ो, भागो यहाँ से, भागो, नहीं लड़ना है, वो कहेंगे हम। उस समय तो हमें जरूरी है ना सैन्य शक्ति की, तो उस समय तो वो लड़े भाई, और अच्छी बात है, हमारा मित्रता बढ़ेगा, ध्यान बढ़ेगा। तो इस तरह यह सोचा कि क्या किया जाए, कुछ सैनिक को भेज दिया जाए, किसे, संयुक्त तौर से, किसे, फ्रांस, तुर्की और इंग्लैंड और के तरफ से, क्योंकि उसे भी लग रहा था कि ये जीतेंगे, क्योंकि 3 देश थे ना मिले हुए थे, रूस अकेला था, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या किया ना कि अपने सैनिक को भेज दिया इनके तरफ से कि भाई चलिए जाइए आप फ्रांस और तुर्की से लड़िए, तुर्की के ओर से लड़िए रूस से, ठीक है, भेज दिया, ठीक है। और इस बीच में इतनी, जब यहाँ पर लगभग 4 हो गए ना, और इस बीच में क्या हो गई, रूस की हार हुई, रूस हार गया, ठीक है। रूस की हार के बाद में, युद्ध के बाद में पेरिस में एक शांति सम्मेलन रखा गया। जब युद्ध जीत गए संयुक्त, तो उस समय क्या किया गया ना कि पेरिस में एक शांति सम्मेलन को रखा गया। पेरिस में क्या रखा गया, एक शांति सम्मेलन रखा गया। शांति सम्मेलन में काबूर को भी आमंत्रित किया गया। वहाँ के लोग के भाई हमारा युद्ध में मदद किया था, कुछ सैनिक भेजा था, तो भाई चलो प्रधानमंत्री है और पिंडमेंट की वहाँ से उससे बुला लिया जाए, इसमें भी शामिल कर लिया जाए। मतलब ऐसे होते हैं ना भाई, जैसे मान लीजिए कि कोई हमारे तरफ से लड़ा है तो हम कोई फंक्शन या जीतने के बाद में पार्टी वार्टी रखेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसको भी आमंत्रित करके आ जाइए भाई, आप भी आ जाइए मेरे साथ, आपने काफ़ी हमारा साथ दिया है तो आपको रहना जरूरी है। उसी तरह ये क्या किया ना, काबूल को भी आमंत्रित कर लिया गया, ठीक है। कहाँ पर, तब पेरिस के शांति सम्मेलन में। अब जिस घड़ी की इंतजार थी वह घड़ी अब आ गई थी, ठीक है।
हमें जिस घड़ी की इंतजार है वह घड़ी अब आ चुकी है। ठीक है, क्या काबुल पहुंचा कहाँ पर? पेरिस शांति सम्मेलन में काबुल पहुंच गए। ठीक है, काबुल पहुंचा पेरिस शांति सम्मेलन में। अब यहाँ पर क्या होता है ध्यान समझिएगा, वहाँ पर सब बातचीत हुई, कैसे हुई, क्या हुआ, युद्ध जीता गया, कैसे क्या क्या सर जी बातचीत होने के बाद में और काबुल जो सोच कर गया था, जिस चीज़ के लिए दिमाग लगाया था, वह घड़ी अब आ चुकी थी। ठीक है, क्या क्या काबुल ने वही बीच में काबुल ने इटली के एकीकरण का प्रश्न उठा दिया कि ऐसे ही मतलब बात में होता है ना, बात में बोल दिया कि भाई इटली में भी देखिए कितनी सारी समस्याएं, ऑस्ट्रिया सारे इटली के भागों पर कब्जा करके बैठा है और ये ऑस्ट्रिया की ऑस्ट्रिया की जो नीति थी उसकी बुराई करती, आलोचना करती। ठीक है, बहुत सारी बुराई करती, आलोचना करती। अब मान लीजिए कितना भी कोई बढ़िया आदमी रहे या खराब आदमी रहे, ठीक है, उसकी कोई बुराई करेगा, अच्छा मान लीजिए मेरी ही बुराई आपके सामने बहुत सारे लोग करेंगे, ठीक है, आपके सामने लोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा बुराई करती जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये बैठ जाएगा कि नहीं भाई कहीं ना कहीं तो ये होगा, कुछ ना कुछ तो इसमें से होगा, तभी तो यहाँ पर बुराई की जा रही है। तो ऐसे कहीं ना कहीं वहाँ पर जितने भी संयुक्त देश थे उनके माइंड में बैठ गया कि नहीं ऑस्ट्रिया की नीति खतरनाक है, गलत है, बेकार है। ठीक है, उनके माइंड में यह बैठ गया कि ऑस्ट्रिया की नीति जो है खराब है, बेकार। संयुक्त देश के माइंड में यह बैठ गया कि कहीं ना कहीं ऑस्ट्रिया की ये नीति बेकार है। ठीक है, जिसे संपूर्ण यूरोप का ध्यान इटली की ओर आकर्षित कर दिया। सब लोग इटली के बारे में बात कर, नहीं इटली को भाई एकीकरण होना चाहिए, इटली के बारे में सोचना चाहिए, सब लोग इसके बारे में बातचीत करने लगे। किसके बारे में? इटली के बारे में बातचीत करने लगे। ठीक है, मतलब सबका ध्यान उस तरफ आकर्षित कर दिया एक छोटी सी बात ने। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये बहुत बड़ा काम कर रहा है। ठीक है, काबुल का विश्वास था, काबुल को पहले ही से विश्वास था, जब क्रीमिया की वो शुरू हुआ ना तभी काबुल को विश्वास था कि भाई क्या क्रीमिया के कीचड़ में, मतलब क्रीमिया के इस युद्ध में इटली का निर्माण अवश्य होगा। मतलब उसे विश्वास था कि भाई क्रीमिया के कीचड़ में इटली का निर्माण होना ही होना है, इटली का एकीकरण होना ही होना है। ठीक है, इस विश्वास से वो अपने सैनिक को भी भेजा था। सारी चीज़ अब समझ में, सारी कड़ियाँ जोड़े रही है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन हो गया गड़बड़, क्या गड़बड़ हो गया? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जितने भी संयुक्त देश थे वो क्या किए, काबुल को सहानुभूति दिए, भाई ठीक है ऐसे नहीं करना चाहिए था ऑस्ट्रिया को, मतलब ये नहीं कहे कि चलिए युद्ध किया जाए, लड़ा जाए, यहाँ पे युद्ध करिए, हम आपके साथ हैं, कुछ नहीं कहा। मतलब ये कहा कि ये गलत है, ये मतलब आश्वासन दिया। ठीक है, केवल सहानुभूति भरी। ठीक है, मतलब इसलिए यहाँ पर हम सैड इमोजी बनाए, केवल सहानुभूति ही भरी कि नहीं हम आपको आश्वासन देते हैं, आपको आश्वासन देते हैं, या मतलब केवल सहानुभूति देते हैं, ऐसे सहानुभूति भर के काम को रहने दिया। ठीक है, अब तो हो गया किसका पोपट, काबुल का। अब सोचा कि वो बेकारी के हम अपने सैनिकों भेजे थे सहानुभूति लेने के लिए, ये सब बकलोल क्या ले आकर सहानुभूति भर दिया, दिलासा दे रहा है कि भाई हो जाएगा। हम सोचे थे कि हमारी तरफ से लड़ेगा, हो गया गड़बड़। अब यहीं पर इस गड़बड़ को ध्यान में रखते हुए फिर भी काबुल जो था ना काफ़ी ज़्यादा मतलब शक्तिशाली था, काफ़ी ज़्यादा मतलब सहनशील था। ठीक है, इतनी बड़ी घटनाओं के बाद भी काबुल निराश नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर इमोजी बनाए हैं हंसने वाला। ये निराश नहीं हुआ, यह फ्रांस को अपने पक्ष में करने का अब सोचा कि चलो क्या किया जाए, पूरे संयुक्त को नहीं लिया जा सकता है लेकिन फ्रांस को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया जाए। ठीक है, भी इसे नहीं पता था कि फ्रांस हमारे पक्ष में होगा कि नहीं होगा, फिर भी सोचा कि यदि हम फ्रांस को अपने पक्ष में कर लेते हैं तो फ्रांस एक मतलब फ्रांसीसी से राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी, जैसे कि चैप्टर में पढ़ चुके हैं पीछे। सोचा कि चलो क्या किया जाए, फ्रांस को जब अपने में मिलाया जाएगा तो हमारा सैन्य शक्ति जो बढ़ जाएगा और उसके बाद हम युद्ध कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार पुनः आरंभ किया, क्या निराश न होकर फ्रांस को अपने पक्ष में करने का आरंभ किया। पिंडमेंट की शक्ति को बढ़ाने का आरंभ किया कि पिंडमेंट की शक्ति को बढ़ाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, क्या किया जाए, वहाँ की इकोनॉमी, हर चीज़ पर ध्यान देने लगा। ठीक है, कैसे भी हमें इटली को एकीकरण करना था, इसका माइंड में बैठ गया था। ठीक है, 1848 में काबुल फ्रांस के सम्राट 1858 है, ओके, 1858 में फ्रांस के सम्राट पैलेमियर्स समझौता किया गया। अब 1858 में पहुंच जाता है कहाँ पर, फ्रांस में। वहाँ पर जो वहाँ के सम्राट थे, सम्राट कौन थे सम्राट भाई, ये लुई नेपोलियन। ठीक है, उनसे समझौता हुआ, समझौता किया गया, पैलेमियर्स समझौता किया गया। ठीक है, समझौता क्या हुआ ध्यान से समझिएगा कि अब फ्रांस जो था, इस समझौता जब हुआ तो फ्रांस जो था
पिंडमेंट के साथ मिलकर युद्ध करने को तैयार हो गए। समझौता में क्या किया था कि यह कहा गया था कि यदि समझौता में कि काबूल बोला था कि यार यदि मेरी विजय हो जाती है, मैं जीत जाता हूं, तो नीस और सेवाय ये दो भाग को मैं फ्रांस को दे दूंगा, आपको दे दूंगा। ये समझौता हुआ था। फ्रांस भी चलो भाई क्या दिक्कत है, कुछ राज्य मिल जाएंगे तो हमारा भी क्षेत्र बढ़ जाएगा, ये सोचकर वह भी क्या होगा, शामिल हो गया, लेकिन धोखा दे देता है अंततः। ध्यान दीजिएगा, युद्ध के बाद लोमांडी और वेनेसिया को इटली में मिलाना था। अब यहाँ पर क्या था कि फ्रांस जब शामिल हुआ और शामिल होकर पिंडमेंट की शक्ति बढ़ गई, उसने चलो युद्ध किया जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आ गई युद्ध की घड़ी। वह घड़ी अब आई है जिस घड़ी की हमें इंतजार थी, नहीं, अंतिम घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, वही बात था अब यहाँ पर। ठीक है, या तो लोमांडी मिल ही जाएगा और नहीं तो लोमांडी नहीं ही मिलेगा। ठीक है, तो युद्ध के बाद में लोमांडी और वेनेसिया को इटली में मिलाना था, इटली के अंदर में मिलाना था। ठीक है, अब फ्रांस जो था पिंडमेंट के साथ मिलकर युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार था। ठीक है, क्यों भाई, समझौता क्या हुआ था, समझौता हुआ था कि युद्ध के बाद मैं आपको नीस और सेवाय वाला क्षेत्र फ्रांस को दे दूंगा। अब इसे मिल रहा था तो क्या दिक्कत थी, युद्ध कर लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, युद्ध करने के लिए बहुत तैयार हो गया था। युद्ध के बाद लोमांडी और वेनेसिया को इटली में मिला था। तय किया हुआ कि युद्ध होगा, युद्ध के बाद में लोमांडी और वेनेसिया जो था उसको इटली में संयुक्त राज्य इटली के अंदर में मिला लेना है। मतलब ये यहाँ पर तय हुआ कि इस युद्ध में हम क्या करेंगे कि इटली को और वेनेसिया को, ये दोनों को आपस में हम लोग मिला लेंगे। समझ में आ रहा है ना, रोमांडिया और इटली को, वेनेसिया को हम आपस में क्या करेंगे, मिला लिया जाएगा। ठीक है, और मिलाने को तय हुआ। और यहाँ से क्या हुआ, ध्यान समझिएगा कि जो तय किया गया क्या कि टस्कनी, परमा, मोडेना, परमा तथा पोप के जितने भी जनमत राज्य है, उन्हें पोप के जो अलग हुए थे, जो इटली पर ऑस्ट्रिया का कब्जा हुआ था, जो कि फ्रांस कहीं ना कहीं उससे फ्रांस की दिक्कत थी। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं फ्रांस भी उनके खिलाफ में था, उनके विरोध में था। तो फ्रांस बोला कि यदि ऐसा होता है कि हम इन सब क्षेत्रों को जीत लेते हैं और यदि इटली में मिल जाते हैं तो मैं इसका विरोध करना छोड़ दूंगा। फ्रांस ने बोला कि मैं इसका विरोध नहीं करूंगा, मतलब क्या, इस पर अब हम कब्जा करने की नहीं सोचेंगे या इस पर हमला नहीं करेंगे। फ्रांस की किसकी लालच थी, तो फ्रांस को चाहिए था नीस और सेवाय, ये दो क्षेत्र इनको चाहिए था फ्रांस को। विजय के बाद में काबूल ने बोला था कि मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अब यहाँ से समझिएगा कि यह हमारा जो क्षेत्र था, इनका जो क्षेत्र था, इन क्षेत्रों पर कैसे भी कब्जा करना आवश्यक था। ठीक है, अब क्या होता है, ध्यान दे समझिएगा यहाँ से कि सीमा संबंधी विवाद, अब कैसे भी युद्ध किया जाएगा, तो ऐसे ही नहीं डायरेक्ट जाकर युद्ध कर लिया जाएगा। कोई ना कोई वहाँ पर कोई ना कोई अड़चन चाहिए युद्ध करने के लिए। जैसे अपने भाषा में कहते हैं हम लोग कि जैसे दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, तो ऐसे ही थोड़ी नहीं लड़ेंगे कि आपस में बैठेंगे तो लड़ाई कर लेंगे। ठीक है, कोई एक खोदेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, तो वहाँ पर लड़ाई जो है शुरू हो जाएगा। ऐसे नहीं लड़ाई होता है कि दो बच्चे बैठे हैं, ठीक है, और एक क्या करेगा, खोदेगा इधर से उधर से, ये खोदेगा, बोलेगा नहीं खोदे हम। ठीक है, अब बोले तू ही खोदा है, मारा छप्पड़ खींच के, दो छप्पड़ मारा, इस तरह युद्ध हो गया, मतलब लड़ाई शुरू हो गई। ठीक है, तो लड़ाई करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, कारण चाहिए, कुछ ना कुछ रीजन चाहिए, तभी ना आए। अब ध्यान से समझिएगा, इतने के बाद में अब आ गया था कि अब अंतिम घड़ी आई है। ठीक है, अंतिम घड़ी आ गई थी युद्ध के बाद में। क्या है कि अब अंतिम घड़ी आई है, मिलन है जुदाई, या तो मिल ही जाएगा नहीं तो चल ही जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पर जो खोदने का काम है, क्या किया गया, सीमा संबंधी विवाद को उठा दिया गया। ठीक है, सीमा संबंधी विवाद को उठाया गया, यूरोप का रूप, मतलब यूरोप के रूप में मिलाने के लिए सीमा संबंधी विवाद को उठा दिया गया। और 1859 में, ध्यान से समझिएगा, लोमांडी पर युद्ध हुआ। कौन से, यहाँ पर फ्रांस और इटली आपस में मिलकर, या पिंडमेंट इसको बोलेंगे, आपस में मिलकर युद्ध की, मतलब ये दोनों मिलकर ऑस्ट्रिया के खिलाफ, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध किया। और इस युद्ध के दौरान, ध्यान दीजिएगा, इस युद्ध के दौरान 1859 में युद्ध हुआ और इस युद्ध के बाद में लोमांडी पर अधिकार कर लिया गया, यानी कि इनकी विजय हुई और ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। पूरे ऑस्ट्रिया की पराजय नहीं हुई, बस एक भाग पर यहाँ पर कब्जा करना था, लोमांडी और वेनेसिया। और यहाँ पर क्या हुआ कि 1859 के युद्ध के बाद में लोमांडी पर अधिकार कर लिया गया इटली के द्वारा। ठीक है, अब इस अधिकार के बाद में, अब देखिए यहाँ तक तो ठीक था, अब आगे भी तो युद्ध होगा ना। अब युद्ध यहाँ से तो अभी शुभ आरंभ हुआ है, लेकिन आगे भी तो युद्ध करेगा। ऑस्ट्रिया चुप थोड़ी नहीं रहेगा। मान लीजिए उसका जो भूमि है उस पर अधिकार कर लिया गया, उसे ले लिया गया, तो ऑस्ट्रिया चुप रहेगा कि आगे भी युद्ध की नीति बनाएगा, युद्ध के लिए तैयार होगा, फिर से युद्ध होगा। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ
कि इसी बीच एक और घटना होने लगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग समझे कि लुई नेपोलियन जो था ये गणतंत्र को समाप्त कर दिया था। मतलब ये नहीं चाहता था कि गणतंत्रवादी चले, ये राजतंत्र का विश्वास रखता था। इसका मतलब मुख्य कारण क्या था कि राजतंत्र को स्थापित करना, राजतंत्र को लेकर चलना। ठीक है, अब यहाँ इसी बीच क्या होता है कि इसी बीच इटली में राष्ट्रवादी भावना का प्रचार होने लगता है, राष्ट्रवादी का प्रचार, राष्ट्रवादी लोग तैयार होने लगते हैं। अब इसे राष्ट्रवादी से बहुत ज़्यादा डर लगता था, राष्ट्रवादी गणतंत्रवादी से डर लगता था। यह राजा बनना चाहता था, राजतंत्र में विश्वास रखता था। और इसी राष्ट्रवादी के तरफ, मतलब राष्ट्रवादी आपको समझा चुके हैं चैप्टर के शुरुआत में ही कि राष्ट्रवादी मतलब क्या, देश के प्रति, जनता के मन में देश के प्रति प्रेम भावना, देश के लिए लड़ने की भावना, देश के लिए कुछ करने की भावना, ये तो राष्ट्रवाद होता है ना। तो ये राष्ट्रवादी जब बढ़ने लगा लोगों में, तो अब ये डर गया, कौन, नेपोलियन डर गया, और इस डर से वह युद्ध से क्योट निकल गया। क्या हुआ कि इस डर से नेपोलियन ने युद्ध को छोड़ दिया, युद्ध को छोड़कर निकल गया, यानी कि जो इटली थी, इटली से वह अलग हो गया। यानी कि जो पिंडमेंट था, अभी इटली हम इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि एकीकरण नहीं हुआ है, जब एकीकरण हो जाएगा तो हम इसे पूर्ण इटली कहेंगे, संयुक्त राज्य इटली। पिंडमेंट से क्या हुआ, अलग हो गया। ठीक है, अब अलग होने के बाद कहाँ चला गया, देखिए अलग हुआ तो कोई बात नहीं, अलग हुआ तो यहाँ तक तो ठीक है, अलग हुआ तो शक्ति कमजोर हुई, लेकिन अलग होने के बाद दुश्मन देश ऑस्ट्रिया से जाकर मिल गया। यही सबसे बड़ी गलती यहाँ से हुई। ठीक है, और इसी कारण एक बार फिर से काउंट काबूर जो है इसका प्रयास विफल हुआ। ठीक है, यह जाकर ऑस्ट्रिया से मिल गया, और इतना ही नहीं, ऑस्ट्रिया फ्रांस से संधि हो जाने के बाद, उस पर ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रिया के और फ्रांस की आपस में संधि हुई। मतलब क्या, जब ऑस्ट्रिया, फ्रांस के राजा ही ऑस्ट्रिया से मिलेगा तो ऑस्ट्रिया और फ्रांस में संधि हो जाएगी, और संधि हो जाने के बाद उसने अधिक कब्जा नहीं कर सका। मतलब ये संधि हो गया, उसके बाद अब पिंडमेंट जो है अब कब्जा क्या करेगा, कैसे युद्ध करेगा, वो तो मुख्य जो था इसके तरफ से लड़ने वाला वो भी चला गया। ठीक है, तो इससे अधिक वो कब्जा नहीं कर पाया, मतलब युद्ध जो है अब आगे नहीं जाएगा, लड़ाई जो है यहीं पर खत्म होती है। और वेनेशिया, जो लोम्बार्डी और वेनेशिया के ऊपर कब्जा किया गया था युद्ध के दौरान, ये वेनेशिया किसका था, तो ऑस्ट्रिया का था, जिस पर युद्ध के दौरान लोम्बार्डी और वेनेशिया पर कब्जा कर लिया गया था। तो इसमें दो भाग को बांटा गया था, दो भाग में, एक भाग को पिंडमेंट रखा था और वेनेशिया को दे दिया गया था किसको, रूस को, फ्रांस को। वेनेशिया को किसको दिया गया था, फ्रांस के राजा को, लुई नेपोलियन को। ठीक है, अब ये क्या कि जब जाकर मिला ना, तो वेनेशिया किसके पास था, फ्रांस के पास था, अब वेनेशिया किसका है, तो ऑस्ट्रिया के। ठीक है, अब ये बोला ऑस्ट्रिया का जो प्रभुत्व राजा था, वो बोला कि भाई वेनेशिया तो मेरा है ना, आपके पास है, तो ये कहेगा ठीक है मैं वेनेशिया आपको दे देता हूँ। अब वेनेशिया जो ऑस्ट्रिया को वापस लौटाती है, कौन, फ्रांस के राजा। डरपोक था, बिल्कुल डरपोक था। ठीक है, लेकिन प्रयास जारी रहे कि जो काबूर था, काउंट काबूर, ये बता दे पहले आपको कि गणतंत्रवादी था। ठीक है, बिल्कुल कर्मठ इंसान था, बिल्कुल हार मानने वालों में से नहीं था। कौन, काबूर। अब इसका जोनी मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, प्रधानमंत्री था, यहाँ के राजा से भी ज्यादा इसका पावर चलता था। ठीक है, मतलब राजा कौन, विक्टर एनिमल से भी ज्यादा पावर इसका चलता था। मतलब ये राजा थे, सारे फैसला लेते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जो काउंट काबूर था ये मुख्य था वहाँ का। ठीक है, या अभी इतने भी दो बार, ये एक बार इधर जो अपना दिमाग लगा फेल हो गया, और एक बार यहाँ पर भी फेल होता है। दो बार विफल होने के बाद भी यह हार नहीं माना और अपना प्रयास जारी रहा। फ्रांस नहीं तो क्या, हम अकेले ही काफ़ी है। ऐसे करके अपने प्रयास को जारी रखा, और 1859 में एक घटना हुई। क्या, इसमें प्रतिक्रियावादी जो थे मध्य इटली में स्थित परमा मोडला, कहाँ पर, मध्य इटली में यानी ऑस्ट्रिया में, परमा मोडला टस्कनी पोप के राज वोलेगना और रोमेगना, याद रखिएगा ये वोलेगना और रोमेगना, ये दोनों ने जो कि कहाँ से थे, तो काउंट काबूर के तरफ से थे। ये दोनों ने विद्रोह किया। अब विद्रोह ही नहीं किया, इतना बड़ा विद्रोह किया कि वहाँ पर स्वतंत्रता घोषित थी, उसको स्वतंत्र घोषित कर दिया। उस क्षेत्र को क्या कहा कि यह क्षेत्र जो है स्वतंत्र हो गया। ठीक है, मतलब इसको स्वतंत्र घोषित किया। अब यहाँ पर ऑस्ट्रिया को एक बड़ा धक्का लगा। ठीक है, कहाँ पर, कि यहाँ पर परमा मोडला और टस्कनी पोप ये चार गए। कहाँ से, उससे मात्र दो ही सैनिक मिलकर, दो ही ग्रुप मिलकर, बोलेगना और रोमेगना, ये दोनों मिलकर वहां पर स्वतंत्रता घोषित कर दी। ठीक है, अब ऑस्ट्रिया को तो धक्का लगा ही, और फ्रांस को भी धक्का लगा, क्योंकि फ्रांस भी तो उसके साथ मिला हुआ था। वो मतलब उसके मन में ये चल रहा होगा कि मैं क्यों छोड़ कर गया। ठीक है, यही चल रहा होगा। ठीक है, अब कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि अब तो अलग हो गया ना। ये राज्य विक्टर एमेनुअल, मतलब क्या,
इटली के प्रथम चरण में इतने काम हुए, मतलब इतने पर कब्जा कर लिया गया प्रथम चरण में। द्वितीय चरण में भी गैरिबाल्डी आएगा, जो कि गैरिबाल्डी क्या था, ये तो अपने राजनीतिक व्यवस्था से नहीं चल रहा था कि भाई राजनीतिक व्यवस्था लाकर दिमाग से, मतलब कहा जाए तो अपने माइंड से खेल रहा था, माइंड से ही खेल रहा था, माइंड से ही इटली को सोच रहा था कि एकीकरण करा दिया जाए, अपने दिमाग का यूज करके सोच रहा था कि हम इटली का कैसे भी करा दिया। लेकिन इसके बाद एंट्री होती है गैरिबाल्डी की, और गैरिबाल्डी क्या है, वो ऐसे दिमाग से नहीं चलने वाला है, तलवार के नोक से बात करता था। मतलब क्या, ज़्यादा बोलोगे कहानी खत्म। ठीक है, पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, इंतजार रहेगा आप लोगों का। ठीक है, तो विक्टर एम्यूलर जो तो अपना राजा घोषित कर दिया। ठीक है कि भाई यहाँ के जितने भी राज्य थे ना, सब राज्यों ने क्या किया कि हमारा जो राजा रहेगा, पिंडमेंट का राजा जो है विक्टर एम्यूलर, वही हमारा राजा रहेगा, चलो उसी को राजा बनाया जाए, उसी को घोषित कर दिया भाई राजा यहाँ कर बन जाओ। वहाँ के राजा बन के मतलब कब्जा हो गया वहाँ पर भी मूल रूप से जैसे भी हो सके। और जनता के संगठन से राजा बना, मतलब क्या जबरदस्ती राजा नहीं बना है, जनता राजा बनाई है। मतलब क्या, जनता का समर्थक मिलेगा, एकदम सैनिक एकदम चारों तरफ से भर जाएंगे, एकदम मतलब पावर मिल गया उसे। ठीक है, और इस तरह इटली के जो एकीकरण का पहला चरण है कंप्लीट होता है। किसके देखरेख में, तो काउंट काबूर के देखरेख में, जो 1848 में खत्म हो गया था, जिसका नामो निशान मिट गया था, उस चीज को काउंट काबूर ने पुनः आरंभ किया और उसे आरंभ करके एक बार फिर से इटली को एक नए रूप दिया। ठीक है, तो इसमें इतने क्षेत्र पर कब्जा हो गया। और इसके बाद जो आने वाला, जैसे कि आपको बताया कौन सा, गैरिबाल्डी, जो इटली के द्वितीय चरण में आएगा। और इस चरण में गैरिबाल्डी जो है ये अपने माइंड से खेल रहा था, गैरिबाल्डी तलवार की नोक से खेलेगा। मतलब वहां पर वो सैनिक रहता है, वहां पर आपको उसकी जीवनी भी मैं बता चुका हूँ, सैनिक रहता है। और कैसे इटली के एकीकरण करता है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग इसको देख लीजिएगा और एक स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं किसमें, नेक्स्ट क्लास में। और इटली के द्वितीय चरण और तृतीय चरण ये दोनों हमारा नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा जर्मनी का एकीकरण आएगा, जर्मनी के एकीकरण में हम लोग कुछ और सीखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।